क्या था? रबिंग द टू बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर, और दूसरा था कंडक्शन। तीसरा जो तरीका है, चार्ज थ्रू इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन में क्या होता है? When a charged body is brought closer, यहां पे कांटेक्ट में नहीं लाते हैं बल्कि उसके नजदीक लाते हैं, brought closer to uncharged conducting body, then some charges are developed in conducting body। मतलब कहने का सिंपल ये है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है या कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, मैं चार्ज ही ले लेता हूं, तो लेट्स से हमारे पास कोई चार्ज है और हमने एक चार्ज को एक कंडक्टर के सामने रख दिया। ठीक है, एक चार्ज को कंडक्टर के सामने रख दिया, तो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में पढ़ा हमने कि उनके पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। और अगर इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और जब इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते होते इसकी तरफ बढ़ेंगे। मेटल से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि मेटल से बाहर निकलने के लिए वर्क फंक्शन के बराबर उनको एनर्जी चाहिए, तो वो यहां तक तो पहुंच जाते हैं उस अट्रैक्शन की वजह से। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर आने से दूसरी सरफेस में कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इधर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, इधर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और अगर यहां पर माइनस क्यू का नेगेटिव हुआ है तो यहां पे प्लस क्यू का पॉजिटिव हुआ है। जितना भी नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसको हमने कोई चार्ज नहीं दिया है, हमने इसको कोई चार्ज सप्लाई नहीं किया है, बस हुआ क्या है कि किसी एक्सटर्नल चार्ज के रखने के कारण इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए उतना नेगेटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन्स आने से अगर इधर नेगेटिव होगा तो दूसरी सरफेस उतना ही पॉजिटिव अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। इन चार्जेस के डेवलप जो हुए हैं इनको हम कहते हैं इंड्यूस चार्जेस। ये चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, ठीक है, ये चार्जेस बॉडी को दिए नहीं गए हैं, चार्जेस बॉडी में इंड्यूस हुए हैं, इसलिए इसको इंड्यूस चार्जेस कहे जाते हैं। क्लियर है? तो एक पॉइंट, अभी हम लोग पॉइंट्स भी लिखेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना है? 0 है। जितना नेगेटिव इंड्यूस हुआ है उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है, ठीक है, और जो बॉडी पे नेट चार्ज होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स अभी लिखेंगे। अच्छा, एक बात और यहां बताओ मुझे, हमको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है, तो क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को? क्या ये दोनों फोर्स बराबर होंगे? सोच के बताओ। कुलम्स लॉ क्या कहता है? के Q1 Q2 बाई आर पे डिपेंड करता है, और ये दोनों आपस में नजदीक हैं तो आर कम है तो फोर्स ज्यादा होगा और ये फोर्स कम होगा, तो ओवरऑल जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगा? लेफ्ट की तरफ। ओवरऑल जो फोर्स होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा, और अगर ओवरऑल फोर्स लेफ्ट की तरफ है तो क्या, तो F1 इज ग्रेटर देन F2, तो क्या इस चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया है? क्योंकि F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो इस चार्ज ने इस बॉडी को अट्रैक्ट किया, और ये बॉडी क्या चार्ज बॉडी है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल है, तो एक चार्ज बॉडी
एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकती है। ये चार्ज एक न्यूट्रल बॉडी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल इसमें जो नेट चार्ज है वो हमेशा जीरो रहेगा। हमने इसमें कोई चार्ज दिया नहीं है, बस चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस हुए हैं। ये बात समझ में आ गई? तो एक चार्ज एक न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। आगे लिखते हैं ये सारे पॉइंट, बट एग्जाम्पल हमने लिया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि हम यहां पर एक पॉजिटिव नहीं बल्कि एक नेगेटिव चार्ज रखते, तब क्या होता? एक नेगेटिव चार्ज रखते तब क्या होता? तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता? रिपेल करता। तो इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन के कारण दूर वाली सरफेस पे जाके इकट्ठा हो जाते, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो क्या यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता? ठीक। ये नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा F1 के फोर्स से। और ये नेगेटिव, इस नेगेटिव को कौन सा फोर्स स्ट्रांग होगा? अगेन ये नजदीक है ये वाली सरफेस, तो F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा, और F1 इज ग्रेटर देन F2 होगा, तो मुझे बताओ कि इस नेगेटिव चार्ज ने इस कंडक्टर को क्या किया है? अट्रैक्ट किया है। मतलब ये हुआ एक न्यूट्रल बॉडी को, एक न्यूट्रल बॉडी को चार्जेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो वो भी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है, और नेगेटिव चार्ज हो वो भी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता है। तो बॉडी में जो चार्जेस हैं उनका जो ट्रू टेस्ट होता है वो अट्रैक्शन नहीं होता है। क्या होता है? रिपल्शन। क्योंकि अट्रैक्शन, ये बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है तभी भी अट्रैक्ट हो रही है। तो हमें पता करना है कि बॉडी के पास चार्ज है या नहीं है। उसका ट्रू टेस्ट अट्रैक्शन नहीं है, उसका ट्रू टेस्ट रिपल्शन होता है। ठीक है, नोट करो, फिर इन पॉइंट्स को लिखते हैं। ठीक है चलो इन पॉइंट्स को नोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, चार्जेस डेवलप on the surface of conductor when it is placed near the charged body या charge near the charge। ठीक है, तो किसी भी चार्ज के नजदीक अगर हम किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उसकी सरफेस में चार्ज डेवलप हो जाते हैं। Equal and opposite charges are developed in induction। ये जो प्रोसेस है चार्जेस डेवलप होने का, इसको इंडक्शन कहते हैं, और इंडक्शन में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दो सरफेस में डेवलप हो जाते हैं। नेट चार्ज, नेट इंड्यूस चार्ज, नेट इंड्यूस चार्ज इज जीरो। जो इंड्यूस चार्जेस की नेट वैल्यू होती है वो जीरो होती है, क्योंकि एक में पॉजिटिव दूसरी सरफेस में नेगेटिव, तो नेट इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, लास्ट में ये लिख सकते हैं हम लोग कि न्यूट्रल conductor can be attracted by positive or negative charge।
एक न्यूट्रल कंडक्टर को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज्ड बॉडी इज रिपल्शन। ठीक है, तो रिपल्शन से ही हम बता सकते हैं कि एक्चुअली बॉडी के पास नेट चार्ज है या नहीं है। क्योंकि इंडक्शन में क्या हुआ कि बॉडी के पास नेट चार्ज 0 भी था, तभी भी न्यूट्रल था वो, लेकिन उसको पॉजिटिव ने भी अट्रैक्ट किया और नेगेटिव ने भी अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो अट्रैक्शन से हम ये नहीं बता सकते कि इसके पास चार्ज है कि नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी भी अट्रैक्ट हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से। लेकिन रिपल्शन अगर हो रहा है तो हम श्योरली कह सकते हैं कि रिपल्शन अगर हुआ है तो इस बॉडी के पास चार्ज होगा, तभी इसको किसी ने रिपल किया। ठीक है, ओके, नोट किया इसको। एक क्वेश्चन मैं देता हूं उसके ऊपर। क्वेश्चन ऐसा है, देयर आर 5 conducting bodies. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक, फिर देता है कि इन बॉडीज के बीच में आपस में या तो अट्रैक्शन होता है और कुछ बॉडी के बीच में आपस में रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन हो रहा है बिटवीन 1 and 2, रिपल्शन हुआ है बिटवीन 2 and 3, अट्रैक्शन हुआ है बिटवीन 3 and 4, रिपल्शन हुआ है बिटवीन 4 and 5, अट्रैक्शन हुआ है बिटवीन 5 and 1। ये हमको दिया। ठीक है, हमसे पूछता है कि फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज ऑन ऑन बॉडी 5। पांचवा जो बॉडी है उसके पास कौन से नेचर का चार्ज होगा, ये बताना। पानी पिला दो। चलो देखते हैं इसमें कैसे करना है। 5 बॉडीज हैं और इनके बीच में या तो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। तो हम मान लेते हैं कि पहली बॉडी, हम मान लेते हैं कि लेट्स से कि पहली बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज, हमको पता नहीं है बट मैंने मान लिया कि पहली बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर पहले के पास पॉजिटिव है और पहले और दूसरे में अट्रैक्शन हुआ है तो दूसरे के पास नेगेटिव होना चाहिए। ठीक, दूसरे और तीसरे में रिपल्शन हुआ है तो इसके पास भी नेगेटिव होना चाहिए।
तीसरे चौथे में अट्रैक्शन हुआ है तो पॉजिटिव होना चाहिए, चौथे और पांचवे में रिपल्शन हुआ है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, और पांचवे और पहले में अट्रैक्शन हुआ है लेकिन क्या अट्रैक्शन हो पा रहा है, तो पॉजिटिव का एजम्पशन तो गलत हो गया। ठीक, पॉजिटिव के हिसाब से ये हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पर ये तो कहता है कि अट्रैक्शन होगा, तो ये गलत हो गया। क्लियर है? अब जरा हम लोग नेगेटिव मान के चलें, नेगेटिव मान के चलते तब क्या होता, तो मानते हैं कि अब इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो पहले और दूसरे में अट्रैक्शन है तो इसके पास पॉजिटिव, दूसरे तीसरे में रिपल्शन है तो पॉजिटिव, तीसरे और चौथे में अट्रैक्शन है तो नेगेटिव, और चौथे और पांचवे में रिपल्शन है नेगेटिव, पांचवे और पहले में क्या है, लेकिन क्या अट्रैक्शन हो पा रहा है, ये भी गलत, तो फिर क्या, ये बॉडी न्यूट्रल है, क्योंकि एक न्यूट्रल बॉडी के साथ ये प्रॉपर्टी है। देखो पांचवी बॉडी जो भी हो, पांचवी के एक तरफ अगर पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ भी पॉजिटिव है, पांचवी बॉडी जो भी होगी अगर इधर पॉजिटिव होता तो उधर भी पॉजिटिव होता, या इधर नेगेटिव होता तो इधर भी नेगेटिव होता, मतलब पांचवे के दोनों साइड सेम नेचर के चार्ज होंगे। और ये बताओ कि ऐसी कौन सी बॉडी है जिसको दोनों तरह के चार्ज अट्रैक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल। तो अगर यहां पे नेगेटिव, मतलब इसको छोड़ दो, अगर यहां पे नेगेटिव और नेगेटिव भी रखे होते तो क्या ये दोनों नेगेटिव इस न्यूट्रल को अट्रैक्ट कर सकते थे, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव भी रखे होते तभी भी उसको अट्रैक्ट कर सकते थे। तो पांचवी बॉडी को दोनों तरफ से अट्रैक्शन मिलने वाला है, और दोनों तरफ से अट्रैक्शन मतलब एक न्यूट्रल बॉडी को पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर सकता है और नेगेटिव भी अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर इसके पास कोई चार्ज होता तब इसको अट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा होता। तो पॉजिटिव से हमने देखा एजम्पशन गलत हुआ, नेगेटिव से देखा एजम्पशन गलत हुआ, फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि जो बॉडी 5 है वो होनी चाहिए न्यूट्रल, बॉडी 5 शुड बी न्यूट्रल। ठीक है, क्लियर है ये बात कि हमने कैसे इस बात को डिड्यूस किया कि एक न्यूट्रल बॉडीज को होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट आता है कुलम्स लॉ, या कुलम्स लॉ के पहले हाँ बोलो बेटा। एक मिनट, कहाँ गया लास्ट क्वेश्चन, हाँ बताओ। 4 और 5 में, 4 और 5 में रिपल्शन हो रहा है, हाँ। अच्छा, 5 न्यूट्रल बॉडी है तो रिपल्शन कैसे हो रहा है, ये तुम्हारा सवाल है ना। तो हाँ ये बात तो है, तो शायद मैंने क्वेश्चन को गलत पुट किया है, मुझे किसी और बॉडी पे चार्ज पूछना चाहिए था। क्वेश्चन है ऐसा, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, बट चौथे और पांचवे में रिपल्शन हो रहा है बिल्कुल, लेकिन चौथे पांचवे में रिपल्शन होना नहीं चाहिए बिकॉज वो न्यूट्रल बॉडी है। तो यहाँ पे फर्स्ट और फिफ्थ में नहीं, फर्स्ट और फिफ्थ में अट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। नहीं, एक रुक जाओ, वन फाइव वन टू वन टू वन फाइव एंड 5 4। ठीक है, एक एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। मान लो मुझे इसी सवाल में 5 नहीं 1 पूछा गया होता, ठीक है, मान लो इसी सवाल में 5 नहीं बॉडी 1 के बारे में पूछा गया होता, तो एक बार फिर से इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर बॉडी 1 के बारे में पूछा गया होता तो हमें फिर से इस
को बनाना पड़ेगा और फिर से हम चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी ये तो मैंने क्वेश्चन शायद गलत ही पूछ लिया है। ठीक है, लेकिन चलो वन के बारे में पूछा गया तो चेक करते हैं कि क्या वन के लिए हम आंसर निकाल सकते हैं। तो फिर से वही हमारा एजम्पशन रहेगा, हमें वन के ऊपर चार्ज पूछा गया है, तो हमें नहीं पता वन के पास क्या चार्ज होगा, तो वन के ऊपर कोई भी चार्ज मान लें या टू के ऊपर कोई भी चार्ज मान लें और फिर उसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि वन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वन और टू में क्या हो गया, अट्रैक्शन, तो नेगेटिव, टू और थ्री में रिपल्शन नेगेटिव, थ्री और फोर में अट्रैक्शन पॉजिटिव, फोर और फाइव में रिपल्शन पॉजिटिव, और फाइव और वन में अट्रैक्शन। जो हो नहीं पा रहा है तो ये एजम्पशन तो गलत हो गया। ठीक, फिर हम एजम्पशन लेते हैं दूसरा कि चलो मान लेते हैं कि इसके पास पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव चार्ज, ऐसा हम एजम्पशन लेते हैं। अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो वन और टू में है अट्रैक्शन तो पॉजिटिव, टू और थ्री में रिपल्शन पॉजिटिव, थ्री और फोर में अट्रैक्शन नेगेटिव, फोर और फाइव में रिपल्शन नेगेटिव, और फाइव और वन में अट्रैक्शन होना चाहिए जो हो नहीं पा रहा है। ठीक, अब जरा हम लोग चेक करते हैं, तो इससे हम ये समझ गए कि भाई वन के पास नेगेटिव होता तभी भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, वन के पास पॉजिटिव होता तभी मैच नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं बॉडी वन शुड बी न्यूट्रल। लेकिन क्या बाकी कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है? अगर ये न्यूट्रल है, ठीक है, तो जो सेकेंड बॉडी है वो सेकेंड फर्स्ट को क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कंडीशन। ठीक है, और जो फिफ्थ बॉडी है वो भी वन को क्या कर रही है, अट्रैक्ट। तो पांचवी भी वन को अट्रैक्ट कर रही है, दूसरी वन को अट्रैक्ट कर रही है, और ऐसा किसके संग किया जा सकता है, सिर्फ न्यूट्रल बॉडी, तो बॉडी वन शुड बी न्यूट्रल। ठीक है, तो मैंने फिफ्थ के बारे में पूछा था वो गलत था, बॉडी वन के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हम आंसर लिखेंगे बॉडी वन शुड बी न्यूट्रल, उसको चेंज कर लो। ठीक है, ओके, चलो थोड़ा सा इंड्यूस चार्जेस के बारे में और बताता हूँ। ये क्लियर हो गया कि हमें कैसे उसके नेचर ऑफ चार्ज के बारे में पता करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है कि देखो जैसे कुछ अलग अलग कंडीशंस में हमको इंड्यूस चार्जेस पूछे जाते हैं, तो अगर हमारे पास कोई कोई लेट्स से स्फेयर है, ठीक है, और स्फेयर के सामने आपने कोई चार्ज को रख दिया, यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया, तो स्फेयर क्या करेगा, मतलब ये चार्ज क्या करेगा, अगेन इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये डेवलप हो गया, इंड्यूस चार्जेस हो गए। ठीक है, फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि अ, ये जो स्फेयर था इसको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं। नाउ अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी को अगर तुम अर्थ से कनेक्ट करोगे तो बॉडी अर्थ के संग कनेक्ट होने पर उसका नेट पोटेंशियल जीरो कर देती है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। बट अभी ये समझना है कि अर्थ से कनेक्ट करने पे क्या होगा कि ये जो भी पॉजिटिव चार्ज था ये सारा का सारा अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, ये सारा का सारा अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज जो था इस सरफेस पे वो अभी इस जगह पर बना रहेगा। ठीक, और फिर अगर हमने इस अर्थिंग को हटा दिया तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के पास नेट चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव, तो इस बॉडी के पास नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हटेगा
ये नेगेटिव चार्ज उसकी पूरी सरफेस में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इंडक्शन से बॉडी को चार्ज करते हैं। तो पहले एक चार्ज के सामने कंडक्टर को रखते हैं, दोनों सरफेस पे चार्ज डेवलप होते हैं, लेकिन जितना नेगेटिव होता है उतना पॉजिटिव होता है। ओवरऑल बॉडी तो न्यूट्रल होती है, लेकिन हमें चाहिए कि ओवरऑल बॉडी में कुछ चार्ज आए। उस चार्ज को लाने के लिए फिर अर्थ से कनेक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज था वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है, नेगेटिव चार्ज सरफेस में रह जाता है। अर्थिंग का कनेक्शन हटाते हैं, बॉडी विल बी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नोट करें इसे। ठीक है, दूसरा इस तरह की कंडीशन आती है जिसमें दो प्लेट्स हैं, और एक्चुअली ये कैपेसिटर्स में हम लोग यूज करते हैं कि जब दो प्लेट्स आमने सामने रखते हैं तो कैपेसिटर बन जाता है। तो ये दो कैपेसिटर्स के अगर प्लेट्स हैं, और आपने अगर एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू दिया है और एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू दिया है, तो ये कैपेसिटर बन जाता है। कैपेसिटर बनाने के लिए दो प्लेट्स चाहिए, और एक को पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज देते हैं तो कैपेसिटर बन जाता है। लेकिन जब आप ये चार्जेस देते हैं, तो जैसे आप नॉर्मली अगर ये वाली प्लेट नहीं होती, फॉर मतलब एज्यूम करें कि ये प्लेट को अगर मैं हटा दिया होता, तो फिर क्या हो रहा होता? तब तुम जो उसको पॉजिटिव चार्ज देते, क्या वो आधा आधा दोनों सरफेस से बढ़ गया होता? है ना? अगर ये नहीं होता तो आधा आधा दोनों सरफेस बढ़ गया। तो मान लेते हैं कि आधा इसके पास है Q/2 और आधा इसके पास है Q/2। क्या यही चीज इसके साथ हुई होती? -Q/2 एंड -Q/2। एक काम करते हैं, Q1 Q2 ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि हम समझना चाहते हैं तरीका। ठीक है, तो दोनों को मैं पॉजिटिव ही ले लेता हूँ, समझना थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसके चार्ज दिया है Q2, और अगर कोई नहीं होता तो दोनों सरफेस में बराबर चार्ज Q2/2 Q2/2 Q1/2 Q1/2 डेवलप हो जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन जब चार्जेस आमने सामने होते हैं, क्योंकि इस चार्ज के सामने उसको एक कंडक्टर दिखेगा, तो क्या ये वाले चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा? और अगर ये वाला चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो किस सरफेस पे क्या नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा? और नेगेटिव चार्ज डेवलप होना स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा? सामने -Q1/2 का चार्ज इंड्यूस कर देगा। तुम कहोगे बराबर क्यों करा? क्योंकि ये जो प्लेट्स होती हैं थ्योरेटिकली इनफाइनाइट साइज की होती हैं। तो ये प्लेट इनफाइनाइट साइज की है, ये भी प्लेट इनफाइनाइट साइज की है, इसलिए यहां पे जो चार्ज इंड्यूस होता है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। अनलाइक हमने जो पहले पढ़ा, पहले जब मैंने पढ़ाया तुम्हें, तो मैंने ये नहीं कहा कि यहां पे चार्ज जो इंड्यूस हो रहा है ये इसके बराबर हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट साइज का नहीं है। लेकिन अगर इनफाइनाइट साइज का होता तो इससे निकलने वाली सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से क्रॉस करती, और जब सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से क्रॉस करती तो ये इक्वल अपोजिट चार्ज यहां पे डेवलप कर पाता। लेकिन अभी ये फाइनाइट साइज का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से भी निकल पा रही होंगी, इसलिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, वही चीज मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि जब इसके सामने हमने रखा तो ये इनफाइनाइट साइज की प्लेट्स होती हैं थ्योरी के हिसाब से। और थ्योरेटिकली अगर ये इनफाइनाइट साइज की प्लेट है तो ये क्या करेगा? जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज सामने इंड्यूस कर देगा। और ये जो है, अच्छा, इंड्यूस चार्जेस की नेट वैल्यू कितनी होती है? तो अगर यहां पे -Q1/2 है तो इधर +Q1/2, इधर नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप करता है। क्या यही काम ये भी करेगा? ये कितना करेगा यहां पे?
माइनस क्यू टू बाई टू, और इधर कितना हो गया? फाइनली जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेगा इन प्लेट्स में, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से यहां पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? देखो, Q1 प्लस Q2 बाई टू, ये नेट चार्ज। इधर कितना है? Q1 प्लस Q2 बाई टू, इस पे नेट चार्ज। इधर कितना आया है लेफ्ट वाली में? Q1 माइनस Q2 बाई टू, और इसमें कितना आया है? माइनस ऑफ, या Q2 माइनस Q1 बाई टू भी कह सकता हूं, या माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई टू। ठीक, मतलब ये है कि जब भी दो प्लेट्स आमने सामने रखी जाती हैं, तो जो सरफेस एक दूसरे के आमने सामने होती हैं उसमें हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं। जितना चार्ज इसमें होगा उसका ठीक नेगेटिव चार्ज सामने वाली प्लेट में डेवलप होता है। ठीक है, और जो एक्सट्रीम सरफेस होती हैं उसमें इक्वल चार्ज डेवलप होता है। एक्सट्रीम सरफेसेस में इक्वल चार्ज डेवलप होता है। कितना? जितना इन दोनों के पास था, जितना इन दोनों के पास था, उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, ये एक्सट्रीम सरफेसेस के चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, और बीच के जो चार्ज होंगे वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक है, नोट करो इससे। Charges on extreme surfaces is equal to sum of all the charges divided by 2. Charges on the surface facing each other are equal and opposite. ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। मैं और भी एग्जांपल्स देता हूं, और आगे से हम लोग को चार्ज अगर पूछा जाएगा तो ये लंबा तरीका नहीं अपनाने वाले हैं, एक शॉर्टकट में बताने वाला हूं। बट अभी चार्जेस इंड्यूस कैसे हो रहे हैं मैं खाली वही समझाना चाह रहा था कि आप जितना चार्ज दोगे पहले तो आधा आधा दोनों में बढ़ जाएगा, और इसका भी दोनों का आधा आधा बढ़ जाएगा, लेकिन ये इसके सामने इंड्यूस कर देगा। और अगर ये माइनस Q1 बाई टू करेगा तो उतना ही पॉजिटिव दूसरे में डेवलप होना चाहिए, क्योंकि इंड्यूस चार्जेस की नेट वैल्यू 0 होती है। तो इधर अगर नेगेटिव इंड्यूस हुआ तो इधर डेफिनेटली पॉजिटिव इंड्यूस होगा, और वही काम ये करेगा, यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव इंड्यूस करेगा। दोनों का सम जोड़ा जाए तो टोटल चार्ज इसका 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 हम लोगों ने वहां पे लिख लिया। ठीक है, नोट किया सबने? ठीक है, चलो। अगर इतनी बात समझ में आई है तो एग्जाम्पल और देखते हैं। हमें कहा गया कि हमने इसके ऊपर चार्ज दिया है Q का, और इसके ऊपर चार्ज दिया है 5Q का, और हमसे पूछा जाएगा कि फाइनल चार्जेस हर सरफेस में कितने हैं। फाइनल चार्जेस हर सरफेस में कितने हैं? तो आपको पहला स्टेप ये है कि दोनों को जोड़ दो। कितना आया? 6Q, और 6Q का आधा, 6Q का आधा कितना होता है? 3Q यहां पे, 3Q यहां पे। टोटल जोड़ दो और आधा आधा एक्सट्रीम सरफेसेस में दे दो, आधा इधर एक्सट्रीम सरफेस में, आधा इधर एक्सट्रीम सरफेस में। अब ये बताओ उसमें टोटल चार्ज कितना दिया गया है? तो टोटल Q ही रहेगा, टोटल की वैल्यू Q ही रहेगी। इधर अगर 3Q आया है तो इधर कितना होना चाहिए? -2Q, क्योंकि तभी तो इन दोनों को जोड़कर Q मिलेगा। तो अगर यहां पर 3Q आया है तो इधर -2Q होना पड़ेगा, इधर -2Q है तो इधर +2Q, +2Q और 3Q जोड़ा तो
फाइनल चार्जेस सारे सरफेस में आ जाएंगे। समझ में आई बात? तो पहला स्टेप एक्सट्रीम सरफेसेस में टोटल को जोड़ के आधा कर दिया, और दूसरे स्टेप में हमको ये देखना है कि टोटल चार्ज इसमें क्यू है, तो यहाँ 3Q है तो यहाँ -2Q होना ही पड़ेगा, तभी तो टोटल क्यू आएगा। और जितना इधर है उसका ठीक अपोजिट दूसरी सरफेस में हम लिख सकते हैं। ठीक, 2 प्लेट्स के नहीं बल्कि 3 प्लेट्स के लिए भी काम कर सकते हैं सेम, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, 10 के लिए भी सेम मेथड हम लगा सकते हैं। यहाँ पे चार्जेस हैं -Q, 7Q, 6Q। चार्जेस बताओ हर सरफेस में। टोटल चार्ज कितना हुआ? 12Q। 12Q का आधा 6Q इधर लिख दोगे, 6Q इधर लिख दोगे। पहला स्टेप हो गया। टोटल चार्ज इसमें -Q का है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? और इधर -7Q, तो इधर टोटल कितना चाहिए? तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ 0 आएगा तो यहाँ भी, और टोटल उसमें 6Q था, 6Q मिलेगा। ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गए इंड्यूस चार्जेस इस केस में। एक और केस पढ़ेंगे स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए। स्फेरिकल कंडक्टर्स में अगर आपने इस कंडक्टर के अंदर, अच्छा देखो, पहली बात तो ये स्फेरिकल कंडक्टर मैं कह जरूर रहा हूं, लेकिन ये सॉलिड कंडक्टर नहीं है, बल्कि एक शेल है या हॉलो कंडक्टर है। ठीक है, इसकी बहुत स्मॉल थिकनेस रहेगी, लेकिन ये कंडक्टर है जिसके अंदर, हॉलो कंडक्टर है, अंदर इसकी पूरी जगह खाली है। अब अगर तुमने इस हॉलो कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रख दिया, ठीक है, तो ये चार्ज भी तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि है तो ये कंडक्टर, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को जब अट्रैक्ट करेगा तो इसकी अंदर वाली सरफेस में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, और अंदर नेगेटिव होंगे तो बाहर पॉजिटिव होंगे, तो बाहर वाली सरफेस में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। क्या इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, क्या इससे निकलने वाली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो सब कंडक्टर से पास करेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है मास, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है चार्ज। तो इससे जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे सबको कंडक्टर से पास करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ क्यू रखोगे तो अंदर वाली सरफेस में -Q डेवलप होगा। अगर यहाँ Q रखा गया है तो अंदर वाली सरफेस में -Q डेवलप होगा, बाहर वाली सरफेस में +Q डेवलप होगा। ठीक, समझ में आई बात?
यहाँ पे दो अलग अलग हॉलो कंडक्टर्स हैं। अब से मैं जब भी कंडक्टर बनाऊंगा तो ऐसे थिकनेस में बना के दिखाऊंगा नहीं, आपको एज्यूम करना है कि उसकी कोई स्मॉल थिकनेस रही होगी। ठीक है, यहाँ पे दो कंडक्टर्स हैं, दो अलग अलग स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। अगर तुमने यहाँ पर क्यू का चार्ज रख दिया तो अंदर कितना डेवलप हुआ, इधर कितना हो गया, फिर से इधर माइनस क्यू आएगा और इधर फिर से प्लस क्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लस क्यू होगा ये सामने फिर से माइनस क्यू को इंड्यूस कर देगा, और इधर का माइनस क्यू आएगा तो फिर से उधर प्लस क्यू का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हमने इन दो कंडक्टर्स को 3Q और 6Q का चार्जेस पहले से दे के रखे हुए हैं, और अंदर मैंने कोई भी चार्ज नहीं रखा है। ठीक है, मैंने एक बात आपको बताई थी कि किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसकी सरफेस में इकट्ठा हो जाता है। तो अगर आपने इसको 3Q का चार्ज दिया होगा तो ये 3Q का चार्ज इसकी एक्सटर्नल सरफेस में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, वहां पर आपको जो दिखेगा, यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा उसकी टोटल वैल्यू 3Q के बराबर होगी। इसने 3Q का चार्ज अपने पास रख लिया। ठीक, जिस तरीके से प्लेट्स जब आमने सामने होती हैं तो उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बनते हैं प्लेट्स में, वैसे ही जब कंडक्टर्स भी आमने सामने होते हैं तो इनमें भी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप होते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पे 3Q है तो यहां क्या होगा, बाहर कितना होगा, +3Q जाना चाहिए, लेकिन क्या पहले से, और 6Q पहले से रखा था, तो 6Q तो पहले से इसकी बाहरी सरफेस में रहा ही था, और 3Q और इंड्यूस हो गया, तो यहाँ पे 6Q + 3Q मिला के 9Q का चार्ज होगा। टोटल चार्ज अगर जोड़ो इसको तो क्या 6Q का ही आएगा, आपने टोटल 6Q दिया है तो 6Q ही रहेगा, लेकिन इस 3Q के कारण अंदर -3Q इंड्यूस होगा, +3Q इंड्यूस बाहर होगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम खुद से कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको चार्ज दिया गया है 2Q का, इसको दिया गया है 4Q का, इसको दिया गया है Q का, और आपको हर सरफेस के फाइनल चार्जेस बताने हैं। अंदर से स्टार्ट करते हैं हमेशा, सबसे अंदर वाले स्फीयर से, और फिर बाहर चलते जाते हैं। आमने सामने वाली सरफेस पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, इस बात का ध्यान रखते हुए।
आया आंसर? चलो चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इनर मोस्ट स्फेयर से। तो इनर मोस्ट स्फेयर पे आपने जो भी 2q दिया है वो इसकी बाहरी सरफेस में 2q इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और इसके सामने कितना आना चाहिए फिर? -2q। 2q के सामने -2q आना चाहिए। इस दूसरे स्फेयर के पास टोटल चार्ज 4q है, तो अंदर -2q है, तो बाहर 2q चला गया होगा, और बाहर पहले से 4q रखा था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? अंदर कितना आ गया? +6q बाहर चला जाएगा, और बाहर पहले से कितना था? q, तो टोटल चार्ज यहाँ पे 7q। इस तरीके से हम इंड्यूस चार्जेस स्फीयर में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं हम लोग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस अगर हैं और एक दूसरे से r के डिस्टेंस में सेपरेटेड हैं, तो ये अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट इनके बीच में चाहे वो फोर्स अट्रैक्शन का हो या रिपल्शन का हो, उसकी वैल्यू होती है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। के के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल आप के की वैल्यू याद रखें, के होता है 9 इंटू 10⁹। तो दो चार्जेस अगर एक दूसरे के सामने रखे हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं। ये फोर्स का जो फॉर्मूला है ये स्केलर फॉर्मूला है। मैं दो फॉर्मूले आपको बताऊंगा, स्केलर एंड वेक्टर। तो हमें वेक्टर जब पूछेगा तभी वेक्टर का यूज करना है, अदरवाइज हम स्केलर फॉर्मूले से काम चलाएंगे। और जब भी ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पे जो चार्जेस हैं वो बिना साइन के पुट करोगे तो, मतलब भले ही वो नेगेटिव चार्ज ही क्यों ना हो, पुट करते समय आप उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे, और हम पता लगाएंगे कि इनके बीच में कितना अट्रैक्शन है या कितना रिपल्शन है। ठीक है, बस इतना ही है कूलम्स लॉ। बट हाँ, इसमें क्वेश्चंस ऑब्वियसली कई कर सकते हैं। बाकी के बारे में हम डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी के को छोड़ देते हैं। के की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम फोर्स, या मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम force of repulsion between two charges, two equal या two charges ही लिख लो, two charges separated by 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी पे दो चार्जेस रखने हैं, और पूछ रहा है कि उन दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन कितना होगा। तो कौन से दो चार्जेस रखेंगे? या मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम, इसको चेंज करो। दो चार्जेस तुम्हें अपनी मर्जी से रखने हैं, जो कि फिक्स दूरी 1 सेंटीमीटर पे रखने हैं। तो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर पे कौन से दो चार्जेस रख दो कि उनके बीच में जो फोर्स लगे वो मिनिमम लगे। हाँ, कौन सा चार्ज रखोगे? फोर्स का फॉर्मूला ये रहा, के को हम बदल नहीं सकते, आर को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि आर फिक्स कर दिया है 1 सेंटीमीटर, के की वैल्यू फिक्स है। हमसे पूछ रहा है ये चार्जेस कौन से रखें कि ये फोर्स इनके बीच का मिनिमम आ जाए। इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उससे कोई छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब चार्जेस छोटे होंगे तो ऑब्वियसली फोर्स भी तो स्मॉल हो जाएगा। तो मिनिमम फोर्स के लिए हमें दो इलेक्ट्रॉन्स को
या दो प्रोटॉन्स को रखना पड़ेगा, या एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन में अट्रैक्शन हो जाता है, रिपल्शन पूछा है तो दो इलेक्ट्रॉन रख दें या दो प्रोटॉन रख दें, इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो मिनिमम आएगा, क्योंकि इससे छोटे चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1 ई Q2 ई। देखो यहाँ पे भले ही वो नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन वैल्यू हम सिर्फ उसकी पॉजिटिव पुट करते हैं, और 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यूज पुट कर सकते हो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका स्क्वायर बाई 10⁻⁻4। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो, बट इस तरीके से हमको मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charge Q is divided into two parts. Find the two parts so that repulsion between them is maximum। ठीक है, तो Q के चार्ज को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया, और दोनों हिस्सों के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन अगर हमको चाहिए तो वो कितने कितने चार्ज होने चाहिए। क्यों होगा Q/2। हम्म, Q/2 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर कैसे आता है, वो भी चेक कर लेते हैं। तो हमको बेसिकली ये निकालना है कि अगर हमने Q के चार्ज को दो हिस्सों में बांटा है, तो वो Q के चार्ज के दो हिस्से हो सकते हैं, एक स्मॉल q हो और दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। टोटल सम तो कैपिटल Q के ही बराबर रहेगा, एक स्मॉल q है दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q है। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ स्मॉल q कैपिटल Q माइनस स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो फोर्स हो वो मैक्सिमम हो, तो फोर्स मैक्सिमम होने के लिए ये मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है ना, वहां पे मैंने एक बात तुम्हें बताई थी कि अगर कोई भी दो नंबर का सम
फिक्स है, तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है? जब ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि इन दोनों का जो सम है वो फिक्स है, इन दोनों का जो सम है वो फिक्स है, तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के लिए क्या ये दोनों को बराबर होना पड़ेगा? ठीक है, और अगर इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 25 आती है, जब एक्स भी 5 होता है और वाई भी 5 होता है। उसी तरीके से यहां पर भी हम कहेंगे ये प्रोडक्ट मैक्सिमम तब आएगा जब ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर होंगे, और जब ये दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर होंगे मतलब स्मॉल क्यू कितना हो गया, कैपिटल क्यू बाई टू, तो दोनों हिस्से क्यू बाई टू के होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो अगर हम एक चार्ज को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तब फोर्स उनके बीच में मैक्सिमम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू कंडक्टिंग spheres having charges q1 and q2 are placed as shown. ये दो स्फेयर्स हैं, एक पे चार्ज तुमने Q1 का दिया है और दूसरे में चार्ज Q2 का दिया है, और ये दोनों के जो सेंटर्स हैं वो एक दूसरे से R की दूरी पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है द फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ऑब्वियसली रिपेल करेंगे, दोनों आइडेंटिकल मतलब दोनों सेम तरीके चार्ज रखे हैं, बिटवीन देम इज, पहला ऑप्शन है इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है लेस देन के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। जो कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, लेकिन आप फिर भी अगर इसके लिए लगाना चाहते हैं, कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है, लेकिन ये पॉइंट चार्जेस तो नहीं है, तो कंडक्टर के स्फेयर्स हैं, फिर भी अगर हम लगाना चाहते हैं तो अगर ये दोनों इनफाइनाइट दूरी, इनफाइनाइट नहीं मतलब ये स्मॉल आर अगर बहुत बड़ा होता तब इनके डायमेंशंस मैटर नहीं करते, तब ये पॉइंट चार्जेस की तरह बिहेव करते अगर बहुत ज्यादा दूरी पे होते तो। ठीक है, लेकिन अगर नजदीक हैं तो यहां पे मैटर करेंगे इनके डायमेंशंस। क्या होना चाहिए आंसर? फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा? कैसे से पता लगाएंगे? तो होगा क्या हमें पता है कि जब चार्ज बॉडी एक दूसरे के सामने होती हैं तो क्या करती है? इंड्यूस करती हैं, चार्जेस इंड्यूस होते हैं, कंडक्टर्स में चार्जेस इंड्यूस होते हैं। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या ये इस सरफेस में नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो उधर टोटल इंड्यूस चार्ज कितना होगा?
मतलब टोटल चार्ज के ऊपर टोटल कितना पाया जाएगा, टोटल चार्ज कितना पाया जाएगा, Q2 जो दिया है वो पाया जाएगा। नेगेटिव इधर होगा तो उधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। टोटल चार्ज Q2 था तो Q2 ही रहेगा, लेकिन क्या वो Q2 इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली बटा होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि इसने नेगेटिव चार्ज को खींचा तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, और तुम पाओगे कि यहां पर इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस सरफेस, क्योंकि यहां थोड़ा नेगेटिव आ गया। ठीक है, खुद सोचो ना कि अगर कोई स्फीयर है, इसमें लगा कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली चार्ज बटा हुआ है, ठीक। अब अगर कोई सामने रखा तो क्या यहां पे कुछ नेगेटिव इंड्यूस कर दिया तो पॉजिटिव तो घट गया, लेकिन क्या उधर दूसरी सरफेस में पॉजिटिव इंड्यूस कर गया तो यहां पॉजिटिव बढ़ गया। तो इधर की सरफेस में ज्यादा पॉजिटिव दिखेगा, उधर की सरफेस में कम पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि इंड्यूस होने की वजह से पॉजिटिव की वैल्यू घट गई होगी। क्या सेम गोज विद दिस स्फीयर, क्योंकि ये भी तो उसी के संग वही काम करेगा। ये भी क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज को खींचेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी घट जाएगी और इधर वो इंक्रीज कर जाएगी। अब बताओ बढ़ा या घटा, घट गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी ये जो पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं ये आर से ज्यादा दूरी पे हैं, आर से ज्यादा दूरी पे हो गए हैं, तो जब डिस्टेंस बढ़ गया है तो फोर्स कम हो जाएगा। तो जो फोर्स होगा अब ये फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से कम हो जाएगा। समझ में आया लॉजिक क्या है? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है बिटवीन द पॉजिटिव सेंटर्स, पॉजिटिव सेंटर यहां है, इसका यहां है, डिस्टेंस पॉजिटिव पॉजिटिव इंक्रीज कर गया है तो फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है इसमें। एक रॉड है जिसपे चार्ज को यूनिफॉर्मली बांट दिया गया है। ठीक है, तो आप इस रॉड को अगर देखेंगे तो इस रॉड की पूरी कौन सी चार्ज डेंसिटी यूज होने वाली है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसकी सरफेस पर चार्ज को बांट दिया गया और उसके कुछ दूरी पर स्मॉल क्यू के चार्ज को रख दिया गया है। तो यहां भी तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, लेकिन पॉइंट चार्जेस होते तो अब सीधे सीधे के Q1 Q2 आर स्क्वायर लिख देते। ये पॉइंट नहीं है, लेकिन ये रॉड भी कई सारे पॉइंट चार्जेस से मिलाकर टोटल चार्ज बना होगा। तो इसमें कोई भी पॉइंट चार्ज होगा, क्या वो उसके संग इसका रिपल्शन हो रहा होगा। अब उस रिपल्शन को निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इस तरह के क्वेश्चंस में इंटीग्रेट करना पड़ता है। हम यहां पे ऐसा एज्यूम करेंगे कि यहां पर एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है, इतनी जगह पे एक स्मॉल चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू dq के बराबर है, और ये चार्ज जो रखा हुआ है ये इस जगह से, ठीक है, इस जगह से जहां से स्मॉल q है वहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी हम ले लेंगे, x ले लेंगे। तो x की दूरी पे dq का चार्ज रखा है और इस dq के चार्ज की जो लेंथ है वो dx के बराबर। ठीक है, तरीका समझते हैं। हमने वहां से x की दूरी पर एक स्मॉल चार्ज लिया है, और जो स्मॉल चार्ज लिया है वो पॉइंट चार्ज बन गया है, क्योंकि उसका डायमेंशन बहुत छोटा है तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब हम लोग इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लिख सकते हैं, कितना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इस Q और ये dq के बीच में जो फोर्स होगा वो स्मॉल फोर्स होगा, इसकी वैल्यू होगी K
Q1 Q2 बाई कितनी दूरी है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x के बराबर है। ठीक। लास्ट क्लास में मैंने आपको जब लीनियर चार्ज डेंसिटी बताई थी तो वहां पे यही बताया था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज बाई लेंथ का रेशियो। तो पूरा चार्ज अगर Q का है, पूरी लेंथ अगर L की है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाई L हो जाएगी। क्या वही चीज हम इसके लिए भी लिख सकते हैं? कितना चार्ज इसके पास, dq का, लेंथ कितनी है, तो लिख सकते हैं Q बाई L इज इक्वल टू dq बाई dx। यहां से dq की वैल्यू निकल आएगी dq की वैल्यू आ गई Q बाई L इंटू डी एक्स, और ये जो dq की वैल्यू आई है इसको उठा के यहाँ पे रखने वाले। ठीक है, और जैसे ही हमने उसको यहाँ पे रखा तो df इज इक्वल टू के क्यू, dq की वैल्यू आ रही है Q बाई L dx, और नीचे बचा है एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अगले स्टेप में हमें उसको इंटीग्रेट कर देना है, और हम ये कहेंगे कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेट करते हैं df को तो टोटल फोर्स मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में k कांस्टेंट है, स्मॉल q कांस्टेंट है, कैपिटल Q कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन होगा dx बाई एक्स स्क्वायर का। कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक जाएगा? नहीं, देखो, जब हम इनके बीच में रिपल्शन देख रहे हैं तो dq का पहला चार्ज क्या यहां रखा है, dq का पहला चार्ज यहां रखा है, और ऐसे ही तो dq dq करके पूरी रॉड बनी होगी। तो dq का जो पहला चार्ज रखा है वो कितने x की दूरी पर है, तो ये हमको बताना पड़ेगा। मान लो ये दूरी मैंने दी नहीं है, लेट्स ये दूरी a के बराबर, तो क्या ये जो x है ये a से स्टार्ट होगा, और ये x खत्म कहां होगा, a प्लस l पे, क्योंकि आखिरी जो एलिमेंट है वहां पर ये जो x है ये x हो जाएगा a प्लस l, और जो पहला एलिमेंट है वहां पे x की वैल्यू a है। ठीक, तो लिमिट्स होंगी a से लेके a प्लस l। क्या इंटीग्रेशन होता है dx बाई एक्स स्क्वायर का, 1 बाई, करो करो करके बताओ, 1 बाई x, -1 बाई x। कितने लोगों को इंटीग्रेशन नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? पढ़ाया था मैंने इंटीग्रेशन, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो फिर, और लेक्चर्स भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर्स नहीं पढ़ोगे और सोचोगे फिजिक्स हो जाए तो नहीं होगी। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वेक्टर का यूज होना ही होना है। आपका बेसिक चीज नहीं क्लियर है तो आप कैसे सोच पा रहे हो कि मैं फिजिक्स से सवाल कर पाऊंगा? 50% क्वेश्चन, 60%, 70% हो जाएंगे, 80% हो जाएंगे बिना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, लेकिन आना चाहिए। ठीक है, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आना चाहिए। तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन में आपको बताया था कि अगर x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है तो x की पावर ये होता है, ये x की कितनी पावर है, ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगी, और अगर x की पावर -2 हो जाएगी तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो इंटीग्रेशन में k कैपिटल Q स्मॉल q बाई l लिख देते हैं, ये हो जाएगा x की पावर -2 है तो क्या पावर 1 से बढ़ाएंगे तो -1 हो जाएगी, और वही पावर नीचे भी आ जाएगी। ये हो गया इंटीग्रेशन, और लिमिट्स विल बी फ्रॉम a टू a प्लस l इज इक्वल टू k कैपिटल Q स्मॉल q बाई l। माइनस को बाहर निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है, जिससे कि कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। माइनस को बाहर निकाल दिया, k कैपिटल Q स्मॉल q बाई l। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं पता है? हाँ, एक बार हम x की जगह a प्लस एल पुट करेंगे, और ये x क्या नीचे आ चुका है, तो क्या आएगा 1/a प्लस एल माइनस, और फिर इसी x की जगह a पुट कर, ये माइनस बाहर आ चुका है तो माइनस की चिंता मत करो, माइनस बाहर आ चुका है, x की जगह a प्लस एल माइनस x की जगह a। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेट तो हो चुका है, लिमिट्स पुट करनी है।
तो ये हो गया माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल। एलसीएम लेते हैं, ए माइनस एल बाई ए प्लस एल इंटू ए। क्या बचेगा इस ब्रैकेट में? माइनस एल और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा। फाइनली फोर्स की वैल्यू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल इंटू एल। एल बचेगा ऊपर, तो एल तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला हो गया। और देखो बहुत आसान है इसको याद रखना। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज होते, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के पॉइंट चार्ज होते, तो उनके बीच में फोर्स हम कितना लिखते? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो रिजल्ट वैसे ही आ रहा है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। दो चीजें मल्टीप्लाइड है तो वो आर स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन वो आर कितना है? तो आर की वैल्यू लिखते समय एक बार तुम रॉड का पहला एंड ले लो, कितनी दूरी पे है? ए। और दूसरा एंड कितनी दूरी पे है? ए प्लस एल। तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई पहला एंड ए, दूसरा एंड ए प्लस एल। याद रख लो ऐसे, ठीक है। और इसको याद रखने को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, उसमें और कुछ उल्टा सीधा नहीं कर पाएगा। आपको सिंपल एक क्वेश्चन कहेगा कि इनके बीच में फोर्स बताओ, तो आपको सिंपल तरीका याद रखना है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह एक आर में ए आएगा और दूसरे आर में ए प्लस एल आएगा। पहला कितनी दूरी पे है और दूसरा कितनी दूरी पे है, खाली वो एंड आपको देखने हैं, ठीक है। ठीक है, तो जो रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, बिल्कुल मेथड पता होना चाहिए, बट कुछ जगहों पे रिजल्ट आप याद रखोगे तो आपको एग्जाम में आसानी पड़ेगी, क्वेश्चंस डायरेक्टली जैसे मैंने कहा कि आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लिया है सबने, ओके। तो यहाँ पर क्या सीखा हमने? तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी रॉड है और उससे हमको कोई चार्ज दे देता है और पूछता है कि इनके बीच में कितना फोर्स है, तो हमें क्या करना है? सिंपली एक बार ये दूरी देखनी है, ए है। एक बार ये वाली दूरी देखनी है, ए प्लस एल है। और फिर फोर्स को लिख देना है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ए इंटू ए प्लस एल। ठीक, ये रिजल्ट हो गया। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी नहीं है, लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो कभी जब तुम रिवाइज करोगे तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ चुके होगे, तो तुम जब रिवाइज करोगे तो तुम्हें चीजें रिलेट करना आएगा। और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैं तुम्हें जो फॉर्मूला बता रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड का बता रहा हूं, कि अगर हमसे इस सवाल में ये पूछा गया होता, ठीक है, इस सवाल में ये पूछा गया होता कि ये जो सेम रॉड है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस करी, तो वो भी याद रख लो। ये रॉड है, इस पे क्यू का चार्ज दिया गया है और हमसे पूछेगा कि इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी है, ये बताओ, ठीक है। क्योंकि सिमिलर फॉर्मूला है इसलिए मैं तुम्हें यहीं पे उस चीज को बता देता हूं। अगर ये दूरी ए है और ये दूरी ए प्लस एल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल। मतलब वहां पे फोर्स जब हम निकाले तो फोर्स में दोनों चार्जेस आ गए, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों आ गए। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो खाली ये क्यू नहीं आता है और फोर्स की वैल्यू हो जाती के कैपिटल क्यू बाई ए इंटू ए प्लस एल। ये इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
चलो ठीक है। इसके बाद जो के है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो अभी तक हम लोग के ले रहे थे उस के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, क्या कहते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम। तो ये कहता है कि अगर दो चार्जेस वैक्यूम में रखे हैं, दो चार्जेस अगर वैक्यूम में रखे हैं, तब उनके बीच में फोर्स के फॉर्मूले में जो के आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। लेकिन कोई जरूरी थोड़ा कि दो चार्ज वैक्यूम में रखे हो, किसी मीडियम में भी रखे हो सकते हैं। अगर किसी मीडियम में रखे होंगे तो ये एप्सिलॉन उस मीडियम का यूज करेंगे। अगर वैक्यूम में रखे हैं तो वैक्यूम का, मीडियम में रखे हैं तो मीडियम का। और अगर वैक्यूम में एप्सिलॉन की वैल्यू पता करनी है, कितनी होती है ये? 8.10⁻⁻12। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ठीक है, यही के अगर हम किसी और मीडियम में रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट काम नहीं करेगा, उस मीडियम की परमिटिविटी चाहिए होगी। तो एप्सिलॉन एम इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो जाता है। इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि मीडियम भाई वाटर है या कोई भी अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। तो हर मीडियम का भाई हम याद थोड़ी ना कर सकते हैं कितना है। वो हर मीडियम की वैल्यू अलग अलग होगी, वो आपको दी होगी। जनरली एप्सिलॉन एम नहीं देता है, वहां पे एक और चीज देता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर लिखते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर, तो वहां पर आएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये एक्चुअली यही होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेरे ख्याल से नाम सुना होगा आपने, कैपेसिटर में आता है। और वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी को ही कहा जाता है। नाउ व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? तो रिलेटिव परमिटिविटी एक तरीके से रेशियो होता है, और ये होता है कि मीडियम की क्या परमिटिविटी है डिवाइडेड बाय वैक्यूम की क्या परमिटिविटी है। तो इनका जो रेशियो होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो जनरली आपको किसी मीडियम की परमिटिविटी नहीं दी होती है, आपको रिलेटिव परमिटिविटी दी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुलम्स लॉ है 1/4 पाई। अच्छा, कुलम्स लॉ क्या था हमने अभी तक सीखा? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर मैंने तुम्हें अब के की वैल्यू बता दी, तो अब तुम कहोगे फोर्स की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन ये फोर्स कहाँ पे काम करेगा? वैक्यूम में। ठीक है, ये वैक्यूम में। लेकिन कोई जरूरी थोड़ा है कि चार्जेस वैक्यूम में रखे हों। अगर किसी मीडियम में रखे होंगे तो यही फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी एप्सिलॉन एम को हम चाहें तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो फोर्स है ये किसी मीडियम में हो जाएगा। ठीक है, जो एप्सिलॉन आर है, जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू
वैक्यूम के लिए कितनी होगी? अरे वैक्यूम के लिए निकालना है तो मीडियम खुद वैक्यूम बन गया, तो कितना हो गया? 1। ठीक है, इस की वैल्यू इंसुलेटर के लिए होती है ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू कंडक्टर के लिए होती है इनफाइनाइट। तो कंडक्टर के लिए इस रिलेटिव परमिटिविटी इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो दो चार्जेस को अगर हम एयर या वैक्यूम सेम मानेंगे, ठीक है, एयर और वैक्यूम को सेम मानेंगे, तो दो चार्जेस को अगर मैं वैक्यूम में रखूं और उन्हीं दोनों चार्जेस को फिर मैं वाटर के अंदर रखूं, वाटर इज इंसुलेटर मानते हैं अगर, तो जब हमने वैक्यूम में रखा दो चार्जेस को और फिर वाटर में रखा, तो कहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा? क्यों? क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में नीचे आता है एप्सिलॉन आर। ठीक है, और जिसका एप्सिलॉन आर कम होगा उसमें फोर्स ज्यादा लगेगा, और सबसे कम एप्सिलॉन आर वैक्यूम का होता है। तो दो चार्जेस को वैक्यूम में रखो, उतने ही सेपरेशन पे तुम वाटर में रखो, तो वैक्यूम में जो फोर्स आएगा वो ज्यादा आएगा। ठीक है, तो दो चार्जेस को हम अगर सेम डिस्टेंस पे रखते हैं तो वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होता है, ये हमने सीखा। लेकिन मान लो हमसे कहता है कि दो चार्जेस को हमने जब एयर में रखा या वैक्यूम में रखा, एयर और वैक्यूम सेम होगी, और वही दो चार्जेस को अगर हमने मीडियम में रखा तो ऐसा पाया कि दोनों में फोर्स बराबर लग रहा है। तो बराबर फोर्स लगने के लिए क्या दोनों का आर सेम रहना पड़ेगा या अलग? सेम होगा तो फोर्स तो बराबर नहीं आएगा ना। क्या है, देखो फॉर्मूला। भाई अगर दोनों का आर तुम सेम कर दो, दोनों का आर तुम सेम कर दो वैक्यूम में और यहां पे, तो भाई फोर्स सेम कैसे आएगा? चार्जेस तो सेम है ही, आर भी तुमने सेम कर दिया, एप्सिलॉन दोनों का अलग अलग है, तो फोर्स थोड़ी ना सेम आएगा। तो फोर्स को सेम लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर बदलना पड़ेगा। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि वैक्यूम का आर और मीडियम के आर में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो अगर फोर्स इन एयर इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम, तो फोर्स इन एयर का फॉर्मूला हो गया के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा के नहीं लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस इन एयर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस इन मीडियम का स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि 1/4 पाई कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, और यहां से हमको मिलता है कि जो डिस्टेंस इन एयर होगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन आर टाइम्स डिस्टेंस इन मीडियम। ठीक है, ये याद रखेंगे। मतलब डिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? सेम फोर्स लाने के लिए कहां पे डिस्टेंस ज्यादा होगा? एयर का डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि एयर में फोर्स स्ट्रांग रहता है,
मीडियम में फोर्स वीक रहता है। तो अगर मीडियम में वीक है तो एयर में भी तो वीक करवाना पड़ेगा, और वीक करवाने के लिए चार्जेस को ज्यादा दूरी पे रखना पड़ेगा। तो जो सेम फोर्स अगर हमको चाहिए, फोर्स इन एयर इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम, तो जो एयर में डिस्टेंस होगा ये ऑब्वियसली मीडियम के डिस्टेंस से तो ज्यादा ही आना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे Q1 का चार्ज है, यहाँ Q2 का चार्ज है, और दोनों के बीच में मीडियम आता है। पूरा तो नहीं आता है, कुछ दूरी तक ही आता है। ठीक है। तो क्या लगता है अगर ये मीडियम नहीं होता तो इनके बीच में फोर्स और रिपल्शन होता? मीडियम के होने से फोर्स और रिपल्शन बढ़ गया या घट गया? घट गया, क्योंकि मीडियम आते ही फोर्स घट जाएगा। तो जो पहले फोर्स होता था मीडियम के ना रहने पर, मीडियम जैसे ही आएगा फोर्स पहले से घट जाएगा। अब अगर डिस्टेंसेस को मैं मान लेता हूं, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इसकी वैल्यू, पूरे डिस्टेंस को r मानते हैं पहले। ठीक है। ये पूरा जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस r के बराबर है, और जो उसकी थिकनेस है ये t के बराबर है। तो थिकनेस हमको t दी हुई है, और जो पूरा डिस्टेंस है वो r के बराबर है। ठीक है। तो एक बात समझो तुम यहाँ पे कि अगर चार्जेस एयर में होते या मीडियम में होते तो इनके बीच में ये रिलेशन है, हमें इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो अगर मैं मीडियम को हटा के पूरा एयर बना दूं तो क्या फोर्स आ जाएगा? और मीडियम को हटाने के लिए क्या करना होगा कि जो डिस्टेंस मीडियम में इतना है वो डिस्टेंस एयर में इतना है, जो डिस्टेंस मीडियम में इतना है वो डिस्टेंस एयर में इतना है। कहने का मतलब जो डिस्टेंस मीडियम में टी दिख रहा है, अगर मीडियम हटा के एयर ले आऊं तो वो डिस्टेंस एयर में कितना होगा? वो डिस्टेंस एयर में कितना होगा? रूट एप्सिलॉन आर टाइम्स टी। ये बात समझ में आई? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैं सबको वैक्यूम में लेके आ रहा हूं या एयर में लेके आ रहा हूं। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नहीं, पहले देखो ये हट गया तो टोटल दूरी कितनी बची एयर वाली? आर माइनस टी बची। जो एयर वाली दूरी बची वो आर माइनस टी बची। तो ये और ये मिलके तो आर माइनस टी होगा जो वैक्यूम में ऑलरेडी थे, इसको भी वैक्यूम में ले जाना है। तो जो डिस्टेंस टी का मीडियम में है, क्या वो डिस्टेंस एयर में जाके रूट एप्सिलॉन आर इंटू टी हो जाएगा? मतलब आपको क्या करना है, प्लस रूट एप्सिलॉन आर इंटू टी का होल स्क्वायर। आर माइनस टी, ये जो वैक्यूम है ये तो वैसे का वैसा रहा, बस इस वाले को हमको कन्वर्ट करना है वैक्यूम में या एयर में। तो जो डिस्टेंस मीडियम में टी है वो डिस्टेंस एयर में कितना होगा हम निकाल सकते हैं। और एयर में डिस्टेंस निकलने का मतलब ये हो गया कि जो टी दिख रहा है इस मीडियम का वो एयर में रूट एप्सिलॉन आर टी हो गया। तो क्या अब ये दोनों के बीच की टोटल दूरी आ गई? ये तो हम ऑलरेडी जोड़ ही चुके थे आर माइनस टी, और इसके बदले हमने और लिख दिया, ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। समझ में आई ये बात? तो अगर के दो चार्जेस के बीच में हम मीडियम को लाते हैं, मीडियम की थिकनेस टी है, तो आप इस तरीके से फोर्स की वैल्यू निकालोगे। ठीक है। नोट किया? फोर्स बिटवीन
two charges in air is F. If half of the separation is filled with a medium of epsilon r is equal to 4, find the new force. अब उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा? क्या आता है? हाँ, 4/9, 4/9 F। पहले अगर F था तो 4/9 F आ रहा है। देखते हैं। तो हमें यह पता है कि जो नया फोर्स आएगा, पहले कितना फोर्स था? के जो भी चार्जेस थे, हमें नहीं फर्क पड़ता क्या चार्जेस थे और उनके बीच की दूरी r थी। के नहीं, 1/4 पे ऐसा लिखते थे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस पहले जब एयर में रखे थे तो उनके बीच में इतना फोर्स था। ठीक है, जब दोनों चार्जेस एयर में रखे थे तब उनके बीच में इतना फोर्स था। तो यहाँ पे Q1 हो गया है, यहाँ Q2 हो गया है, और ये अगर एयर में रखे हुए हैं या वैक्यूम में है तो फोर्स इतना है। बट कहता है कि अब आधी दूरी जो है उसमें कोई मीडियम आ गया है। तो जैसे ही आधी दूरी में मीडियम आएगा तब इनके बीच में जो फोर्स है वो बदल जाएगा, और हमें फिर वही तरीका लगाना है कि ठीक है भाई, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और आधी दूरी तक मीडियम आया है, तो क्या ये दूरी r/2 की होनी चाहिए, क्योंकि पूरी दूरी तो r की थी बराबर थी। ठीक है, तो जो पिछले मैंने आपको एक्सप्लेन किया जहां पे t था वो t की जगह r/2 हो गया। ये अगर r/2 हो गया तो ये कितना है दोनों जोड़ के? r/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो r के बराबर है। जो डिस्टेंस r/2 दिख रहा है मीडियम में, वो डिस्टेंस एयर में जाके कितना हो जाएगा? √/एप्सिलॉन r इंटू r/2। एयर में जाके ये डिस्टेंस इतना हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस मीडियम में दिखता है t, वो जाके एयर में √एप्सिलॉन r इंटू टी हो जाता है। वैसे जो डिस्टेंस हमको मीडियम में दिख रहा है r/2, √एप्सिलॉन इंटू r/2 हो जाएगा। एप्सिलॉन r की वैल्यू 4 दी हुई है, तो अगर इसको हम पुट कर दें 4 इंटू r/2 तो कितना आ गया? ठीक, अब बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? के नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, कितना डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में? ये r/2 तो r बन गया, और पहले से ये ऑलरेडी कितना था? r/2 तो था ना, ये दोनों मिलके r/2 तो बचे ना, तो r/2 तो है ही, और ये r/2 r बन गया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया है? 3r/2, 3r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 3/2 मतलब 4/9, ये आ गया 4/9 का फैक्टर, बाकी वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये क्या है? ये तो F था, ये तो F था, तो ये हो गया 4/9 F के बराबर। समझ में आई बात?
कोई दिक्कत इसमें तो पूछ लो मुझसे, ठीक है? क्योंकि सिंपल सा तरीका है, आपको बस क्या करना है, ये पूरा डिस्टेंस अगर r था और आधी दूरी तक मीडियम आ गया है, तो मीडियम ने आधी दूरी ऑक्युपाई कर ली है, आधी बची हुई है। तो जो आधी बची हुई है वो तो r/2 की बची हुई है, लेकिन मीडियम जो ऑक्युपाई किया है, इस मीडियम को हटाकर हमको एयर लाना है। और मीडियम को हटा के एयर लाने में हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर मीडियम को हटा के एयर लाना है तो एयर का डिस्टेंस इसके बराबर होना चाहिए। कितना डिस्टेंस ऑक्युपाई किया था मीडियम में उसने? r/2 का डिस्टेंस। मीडियम r/2 की दूरी का था, तो मीडियम में r/2 रख दिया, ये 4 के बराबर दिया था, एयर में डिस्टेंस आ गया। तो मैंने वही लिखा कि जो डिस्टेंस मीडियम में r/2 है, वो डिस्टेंस एयर में जाके r के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस एयर में जाके r हो गया है, और ये r/2 तो पहले से था ही, टोटल डिस्टेंस 3r/2 हो गया है। तो 3r/2 पुट करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं इसके आगे।